हेलो स्टूडेंट, अगर आप आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि फिजिक्स में प्रिसीजन ही सब कुछ है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी। बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, जैसे कि व्हाई इज द वर्क डन बाय अ कूली जीरो, या द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क। इस वीडियो में हम ऐसे ही डिकोड करेंगे, बोर्ड एग्जामिनर आपका 1-2 मार्क्स भी ना काट पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉमन लैंग्वेज में वर्क मतलब कोई भी मेहनत, बट फिजिक्स में वर्क आपका तभी होगा जब आप कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो और वो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में ही मूव करे, तभी आप फिजिक्स में वर्क डन करो। फिलहाल वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्लास 9 में W इज इक्वल टू एफ एस पढ़े हो, लेकिन क्लास 10 में आपको पढ़ना है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे एक एंगल थीटा है, इसलिए क्योंकि जब भी आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो बॉडी एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंगल के साथ ही वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है। फिलहाल यहाँ पे जो F है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई है, और जो S है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जिस डायरेक्शन में बॉडी आपका फोर्स की वजह से मूव करता है। वर्क का SI और CGS यूनिट आप इसके फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं। जैसे वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का SI यूनिट होता है आपका न्यूटन। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट होता है आपका मीटर। अब आप दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो न्यूटन मीटर ये हो गया आपका वर्क का SI यूनिट। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जूल, उन्होंने वर्क के कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए उनके नाम के ऑनर में हम लोग वर्क का जो SI यूनिट है वो हम लोग जूल कंसीडर करते हैं। सिमिलरली आप इसका CGS यूनिट भी निकाल सकते हैं वर्क का। जैसे फोर्स का जो CGS यूनिट होता है वो आपका डाइन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का CGS यूनिट आपका सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से जो हमारा वर्क का जो CGS यूनिट होगा वो हमारा डाइन सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको आप शॉर्टकट में अर्ग भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा वर्क का जो SI यूनिट हुआ वो हमारा जूल, और वर्क का जो CGS यूनिट हुआ वो हमारा अर्ग हुआ है। वर्क के SI और CGS यूनिट को डिफाइन करने का मैं आपको सबसे एक आसान तरीका बताता हूँ। देखिए, 1 जूल जो होता है कहीं ना कहीं आपका 1 न्यूटन टाइम्स 1 मीटर होता है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं कि when we apply 1 Newton of a force on a body and the body will move in the direction of the force by 1 meter, then we can say we have done 1 joule work. Similarly आप 1 अर्ग को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, 1 अर्ग आपका CGS यूनिट ऑफ वर्क है, तो 1 अर्ग जो होता है CGS में कहीं ना कहीं 1 डाइन ऑफ फोर्स होता है टाइम्स 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इस तरीके से आप 1 अर्ग को डिफाइन कर सकते हैं। whenever we will apply 1 dyne of force on a body and the body will move in the direction of applied force by 1 centimeter, then we can say we have done 1 erg work. तो दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपका 1 और 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देखें। केस 1 में हम लोग पॉजिटिव वर्क के बारे में समझेंगे। जब हमारा एंगल जो हो कहीं ना कहीं आपका जीरो हो तो वहां पे आपका पॉजिटिव वर्क होता है। कैसे, हम लोग इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जब भी आप बॉल फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी हो तो यहाँ ग्रेविटी नीचे है और बॉल भी नीचे जा रहा है, मतलब वहां पे जो एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग थीटा के जगह पे 0 को सब्सटीट्यूट करें तो होगा ये cos 0। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्लास 9 में आपने सीखा है कि जो cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्विवेलेंट होता है, और यहाँ पे हमारा जो वर्क हो जाएगा वो W इज इक्वल टू एफ एस हो जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव वर्क डन है। सिमिलरली केस 2 में जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। कब? जब आपका एंगल 180 डिग्री हो। इसे भी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा होता है और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कहीं ना कहीं पीछे लग रहा होता है, यानी कि ये टोटली आपका 180 डिग्री होता है, यानी कि जो एंगल होगा वो cos 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा। हायर क्लासेस में आप सीखोगे कि जो cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो आपका -1 होता है, और इस तरीके से जो हमारा वर्क डन होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है। और लास्ट केस में हमारा वर्क डन 0 भी होता है। कब? जब आपका एंगल जो होता है वो आपका 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। कैसे? अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन आपका 0 होता है। आपके बुक में 2 एग्जांपल्स होंगे, एक कूली वाला होगा और दूसरा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है।
इसे हम लोग कूली की हेल्प से पहले समझते हैं। देखिए, एक कूली जो है कैरिंग अ लोड ऑन हिज हेड वाई वॉकिंग ऑन द हॉरिजेंटल रोड। सो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल है, मतलब जो उसका वेट फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब एंगल जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। सिमिलरली सर्कुलर मोशन के केस में जब भी कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वो सेम इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो वहां पे उस केस में उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो होती है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो आपका वर्क डन भी जीरो होगा। फिलहाल कुली के केस में हम लोग समझते हैं कि कुली के केस में जो हमारा एंगल 90 डिग्री था, तो cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कहीं ना कहीं आपका जीरो होता है, और जब आप एफ एस को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे हमारा जो वर्क डन होगा वो जीरो के इक्विवेलेंट होगा। एग्जाम में ये डेरिवेशन 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। आपको प्रूफ करना है 1 जूल जो है वो आपका 10⁻7 अर्थ के इक्विवेलेंट है। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल सिंपल बताऊं तो जो 1 जूल है कहीं ना कहीं वो 1 न्यूटन और 1 मीटर के इक्विवेलेंट होता है, ये आपको पता है। और अर्ग जो है या ये आपका सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क है, तो कहने का मतलब 1 न्यूटन को भी सीजीएस में हमें चेंज करना होगा और 1 मीटर को भी हमें सीजीएस में चेंज करना होगा। अगर हम लोग 1 न्यूटन को सीजीएस में चेंज करते हैं तो आपको पता होगा कि जो 1 न्यूटन है वो कहीं ना कहीं 10⁵ डाइन के इक्विवेलेंट होता है, और सिमिलरली जो 1 मीटर है वो कहीं ना कहीं 10⁻2 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। बस आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इसे 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो डाइन सेंटीमीटर होता है वो आपका अर्ग के इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग कैसे होता है हम लोगों ने सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है।